उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। देखो बेसिक वाले चैप्टर में या फिर पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो किस किस के बारे में बताई थी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब। सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको बताया था। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, क्या क्या आती है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको फ्लक्स का यूनिट नहीं बताया था, एक याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट रहता है वेबर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वेबर। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताई थी और मैंने आपको बोला था कि इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लिखो। ये वीडियोस बीच बीच में पॉज कर उनको अच्छी तरह से लिखो, ठीक है, याद करो। उसके बाद में हमने जो डिराइव किया था वो एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, या फिर हमने देखा था कूलोम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलोम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है ना, कूलोम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि ग्रेविटेशन में एक लॉ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉ हमने जो देखा था कल, दैट वाज कूलोम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बातें मैंने आपको बताई थी। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। इसको एक तो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो या फिर एयर बोलो। फ्री स्पेस यानी कि एयर सेम ही होते हैं। यहाँ पे अगर एप्सिलॉन रहा तो वो उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी जिस मीडियम में आपने चार्ज को रखा है, उस मीडियम की परमिटिविटी को बोलते हैं सिर्फ एप्सिलॉन। अगर आप उसको नॉट जोड़ देंगे तो ये एयर की परमिटिविटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये चीज़ तो ठीक थी। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की 3 डेफिनेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। दूसरी डेफिनेशंस क्या थी? बताओ जल्दी या फिर याद करो, फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। और तीसरी डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ये बातें अच्छी तरह से समझ लो दोस्तों। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आएंगे, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी डीप में जाने वाला है, आगे चल के चैप्टर और डीप में जाते जाएगा। मैंने आपको बोला था कि पहले ही जो मैंने बताया, ये तीनों जो डेफिनेशंस है ये आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम ये फोर्स की वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम Q ले ले तो फोर्स की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हमने किसने डिवाइड किया है? Q1 से। तो Q1 क्या हो जाता है यहाँ पे? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है फाइनली? सिर्फ बचता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। कल हमने जो डिराइव करके रखा था क्योंकि वो लगने वाला था। आज के लेक्चर में देखो अभी क्या क्या होता है, आगे देखो क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे का बेस मेरे को आपको पढ़ाना है, तो अच्छी तरह से ध्यान दो और मैं क्या बोलता हूँ उन चीज़ों की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। तो कल तक हमने कूलोम्ब्स लॉ तो देखा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले भी देखे थे हमने। मैंने बोला था डिफरेंट केसेस पे इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो अब बच्चों आज के लेक्चर में देखो, मैंने कल ट्यूब ऑफ इंडक्शन के बारे में शायद आपको बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ ट्यूब ऑफ इंडक्शन क्या रहता है। फैराडे ने क्या किया? फैराडे को पता था कि एक अगर आप चार्ज लोगे तो उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर पड़ती है। एक चार्ज से बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती है। तो इतनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम कंसिडर नहीं कर सकते, उसमें से हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो प्रॉपर स्टडी करने के लिए फैराडे ने क्या किया? उन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कम करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की। उस न्यू कंसेप्ट का नाम है ट्यूब ऑफ इंडक्शन। उसने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, उनको हम ऐसे ट्यूब कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। ट्यूब कैसी रहेगी? देखो, एक आधा पाइप जैसा रहता है अपना, तो उसमें से ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ये पाइप की जो बाउंड्री है उसमें रहेगी टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स। तो एक क्लोज्ड पाइप की तरह ये एक ट्यूब ऑफ इंडक्शन बनेगी। तो इसको बोलेंगे हम वन ट्यूब ऑफ इंडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? वन ट्यूब ऑफ इंडक्शन। समझ में आ रहा है आपको? पाइप की तरह, पाइप जैसे कैसे रहता है, या फिर सिलेंडर की तरह, हाँ सिलेंडर की तरह ये रहेगी एक ट्यूब ऑफ इंडक्शन। तो ये जो चार्ज है इसमें से कुछ लिमिटेड ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेगी।
समझ में आ रहा है आपको? क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत सारी थी, इनफाइनाइट थी, तो उनको लिमिटेड करने के लिए इसने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, ट्यूब ऑफ इंडक्शन। क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, ट्यूब ऑफ इंडक्शन। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पकड़ने की जगह, उसकी जगह हम क्या पकड़ेंगे, ट्यूब ऑफ इंडक्शन। उससे क्या हो जाएगा, क्यों पकड़ेंगे इसको, क्यों बोलेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि ये लिमिटेड हो जाएंगी और स्टडी करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा देखो, तो उसने क्या बोला, 1 कूलम्ब अगर चार्ज है तो उसमें से सिर्फ 1 ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेगी। 1 कूलम्ब चार्ज से 1 ट्यूब ऑफ इंडक्शन। उसने बोला अगर 10 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें से 10 ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेगी। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली अगर ऐसे बोलते बोलते मैंने अगर आपको बोला कि मेरे पास Q कूलम्ब चार्ज है, मेरे पास कितना चार्ज है, Q कूलम्ब, तो उसमें से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेगी, Q ट्यूब ऑफ इंडक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो क्या कंसीडर करना है हमें कि जितना चार्ज है उतनी ही ट्यूब ऑफ इंडक्शंस उसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो किस लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लिमिटेड करने के लिए। ट्यूब ऑफ इंडक्शन समझ में आया आपको? अ ट्यूबुलर रीजन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ इंडक्शन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, अ ट्यूबुलर रीजन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको हम बोलेंगे ट्यूब ऑफ इंडक्शन। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। इसमें क्या है, तो देखो एक कंसेप्ट है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, आगे चल के एक कंसेप्ट है नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि ट्यूब ऑफ इंडक्शन। अगर आपके पास देखो Q चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेगी, Q ट्यूब ऑफ इंडक्शन। इसके चार्ज के साइड पे हम एक एरिया कंसिडर करेंगे एट अ डिस्टेंस r। ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल रीजन है, ये कंसिडर रीजन है एट अ डिस्टेंस r, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बोलते हैं हम इसको, गॉसियन सरफेस, याद रखो, एट अ डिस्टेंस r। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया रहता है स्फीयर का 4πr²। देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहता है बताओ, 4/3πr³, ठीक है ना, और सरफेस एरिया कितना रहता है 4πr²। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको, एक चार्ज है अपने पास Q, उसके साइड पे हमने r डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी स्फीयर वहाँ पे इमेजिन किया हुआ है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, फिर अगर रेडियस r है तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो Q चार्ज है तो सपोज करो इसमें से Q ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकल रही है तो निकल रही है, चार्ज है तो निकलेगी ही ना, ठीक है। ये है टोटल एरिया में से, टोटल एरिया में से कितनी निकल रही है 4πr²। कितनी निकल रही है यहाँ पे 4πr²। मेरे को चाहिए यूनिट एरिया में से निकलने वाली ट्यूब ऑफ इंडक्शन, यूनिट एरिया, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि क्या, द नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। सपोज यहाँ पे है यूनिट एरिया यानी कि सपोज 1 cm², तो इसमें से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शंस बाहर जाएगी उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। हाँ, तो आप बोलेंगे सर ये जो टोटल बाहर जा रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसको अच्छी तरह से समझ लो। यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शंस बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। टोटल एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शंस बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है आपको? अच्छी तरह से याद रखो। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि यूनिट एरिया में से जाने वाली ट्यूब्स, और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन उसको हम बोलते हैं TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं टोटल एरिया में से जाने वाली ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? देखो अभी हमें आगे जाना है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि यूनिट एरिया, तो टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शन कितनी है Q, तो यूनिट एरिया के लिए हमको टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ गया 4πr²। क्या आ गया 4πr²। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे ε0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, Q/4πr²। ये डिवाइड क्यों किया मैंने, आपको समझ में आया क्या कि टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शंस कितनी है Q, टोटल एरिया कितना है 4πr²। जैसे कि कल हमने 40 रुपीज़ को 5 किलोग्राम से डिवाइड किया था तो कितना आंसर आया था, 5 8 = 40, 8 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी कि यूनिट किलोग्राम की प्राइस अपने को मिल गई। यहाँ पे कितनी है 8 रुपीज़,
तो इस तरह से हमें यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शंस को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही मैंने आपको बता दी, क्या है कि वो ऐसी ट्यूब ऑफ इंडक्शंस है जो यूनिट एरिया से बाहर पड़ती है, या फिर हम क्या बोलेंगे, टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, Q/4πr² को मुझे क्या करना है, यहाँ पे ε0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो समझेगा आपको आगे चल के। तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0, 4πε0 को एक जगह पे ले लिया, ठीक है ना, इंटू Q/r² को एक जगह पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ε0 बाकी है, तो इंटू ε0। दोस्तों, स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज दिस, 1/4πε0 Q/r²। चलो बताओ जल्दी मेरे को। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बताता था कि ये चीज़ें आगे चल के लगने वाली है। तो देखो याद करो क्या है, बताओ किसका एक्सप्रेशन है ये, कुछ तो भी याद आ रहा है आपको। पिछले लेक्चर में मैंने क्या लिया था, कूलम्ब्स लॉ का है या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो 1/4πε0 Q/r²। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इसको हम एप्सिलॉन इंटू ई इंटू ε0, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया हुआ है हमने, 1/4πε0 Q/r²। समझ में आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, 1/4πε0 Q/r²। सो दिस इज द नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी जो हमने 3 डेफिनेशन देखी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, पहली क्या थी, E = फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, E = फ्लक्स अपॉन एरिया। और तीसरी डेफिनेशन क्या थी, E = वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। अभी यहाँ पे हमें लगने वाली है सेकंड डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लगने वाली है, सेकंड डेफिनेशन। क्या है सेकंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है यहाँ पे, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो एरिया को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, E इंटू ए। क्या मिलेगा आपको, E इंटू ए। ए यानी कि एरिया, ए यानी कि एरिया। देखो ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो, इनका बहुत कनेक्शन है आगे चल के। सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। क्या समझ में आ रहा है आपको, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना है, अगर हम यहाँ पे एरिया लेंगे तो यहाँ पे एरिया कितना है, इस एरिया को मैं इरेज करके यहाँ पे एरिया कितना है, 4πr²। यहाँ पे जो है स्फीयर उसका एरिया कितना है, 4πr²। तो इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो E इंटू क्या हो जाएगा, 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक ठीक है। इस फ्लक्स को ऐसे ही रहने दो, इस फ्लक्स को ऐसे ही रहने दो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, Q/4πr²। अब ये जो चीज़ें हैं मैं इसके सामने लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो मैं इसको इसके सामने लिखता हूँ। सो E इंटू ε0, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो सिर्फ मैंने क्या किया, इसको एक लाइन में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको हम टोटल इक्वेशन को 4πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4πr² से। क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि हमें यूनिट एरिया में से मिलने वाली ट्यूब ऑफ इंडक्शन है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि क्या, ट्यूब ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है ना। अभी मेरे को निकालने की है टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शंस। मुझे क्या निकालना है अभी, टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शंस। अगर नॉर्मल एरिया में से इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शंस जा रही है, चलो ये सब चीज़ें जान दो, उसके पहले मेरे को एक बात का आंसर दो। यहाँ पे हमने 40 रुपीज़ को 8 किलोग्राम से डिवाइड किया था, तो मेरी 1 किलोग्राम की प्राइस कितनी आई थी, 5 रुपीज़ पर किलोग्राम। देखो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन मैं स्लो करता हूँ अभी मैं, चलो ठीक है, हाँ चलो मैं स्लो डाउन करता हूँ, धीरे धीरे जाएंगे।
नहीं तो नहीं समझेगा, आपको सर के ऊपर से चल जाएगा। 5 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की प्राइस कितनी हो गई? 5 रुपीज़। अगर मैंने पूछा कि चलो अभी मेरे को 10 किलोग्राम की प्राइस बताओ, तो क्या करोगे आप? 10 किलोग्राम को 1 किलोग्राम की प्राइस मतलब 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, सो 10 5 आर 50 रुपीज़, ठीक है ना। मेरे को 10 किलोग्राम की प्राइस अगर चाहिए तो आप क्या करते हो? यूनिट किलोग्राम की प्राइस से 10 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करते हो। समझ में आ रहा है? तो कितनी मिल गई आपको? 50 रुपये। अगर मैंने बोला 8 किलोग्राम की प्राइस मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे? 8 × 5, 8 5 आर 40 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब अच्छा चल रहा है, टकाटक एकदम। अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसे मैथमेटिक्स में इस तरह से यूज़ नहीं होती, इसको हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड ना, एडजस्टमेंट। चलो ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं आप लोगों को कि ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मैथमेटिक्स में इस तरह से यूज़ नहीं होती, उनको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूनिट एरिया में से जाने वाली ट्यूब ऑफ इंडक्शन है और मुझे अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपने पहले ही लिखा है इसको, ये कैसे आ गया, क्या आ गया, उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास है। अब मुझे चाहिए टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। मुझे क्या चाहिए? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया लेना पड़ेगा। कितना है मेरे पास टोटल एरिया? 4πr²। मेरे पास टोटल एरिया कितना है? 4πr²। तो मैं क्या करता हूँ? इस यूनिट एरिया के ट्यूब्स को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे हमने यूनिट किलोग्राम के प्राइस से टोटल किलोग्राम को मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से यूनिट एरिया की ट्यूब ऑफ इंडक्शन कितनी है? 4πr²। यहाँ पे है ना यूनिट एरिया, समझ में? नॉर्मल यानी कि यूनिट एरिया, हाँ, टोटल यानी कि टोटल। तो मेरे को इससे टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एप्सिलॉन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? E इंटू टोटल एरिया कितना है? 4πr²। एप्सिलॉन ज़ीरो को हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे लेते हैं। क्या किया मैंने? टोटल इक्वेशन को 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4πr से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये हो गया टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसको भी कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो E इंटू 4πr², एप्सिलॉन ज़ीरो यहाँ पे है। अब इसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे 4πr² क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4πr² क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे बचेगा सिर्फ Q। और यहाँ पे है E इंटू 4πr²। E इंटू 4πr² यानी कि एरिया। अब E इंटू एरिया यानी कि क्या बच्चों? यहाँ पे देखो, यानी कि फ्लक्स। E इंटू 4πr² यानी कि क्या रहता है यहाँ पे? फ्लक्स। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, फ्लक्स अपॉन एरिया। सो इंटेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स। तो हम इसकी जगह पे फ्लक्स को लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि इंटेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो सेमीकंडक्टर जो था वो सिर्फ सुनने के लिए अच्छा था, ठीक है ना, लेकिन ये जो है अभी आपको मैथमेटिक्स में खेलना पड़ेगा। सब चीज़ें जो है वो आपके मन की तरह नहीं होगी, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेच करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स है, ये तो शुरुआत है, और तो इस पे से न्यूमेरिकल्स है, आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स है, इसमें भी बहुत सारे डेरिवेशंस है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। चलो ठीक है, यहाँ तक सब समझ रहा है आपको, मेरे को पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स इंटू यहाँ पे क्या बच गया? एप्सिलॉन ज़ीरो। और ये क्या आ गया? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये क्या आ गया? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो हमने डिराइव किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वन ऑफ द फेमस लॉ दैट इज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ। ये 11वीं के चैप्टर में है, वैसे इसको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने आपको प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि गॉसेस का थ्योरम, इसको गॉसेस लॉ या फिर गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो है गॉसेस थ्योरम, अभी आपका जो सिलेबस है वो अपडेटेड सिलेबस है। इसके पिछले वाले सिलेबस में ये 12वीं में था, मतलब अभी हम जब जो पढ़ेंगे आगे चल के उसके साथ में ये गॉसेस थ्योरम इंक्लूडेड था। लेकिन न्यू सिलेबस में इस लॉ को उन्होंने 11वीं में डाल दिया।
अभी यहाँ पे इससे आगे जो भी हम कुछ पढ़ेंगे वो आपके 12वीं के सिलेबस का जो है नेक्स्ट पार्ट है। तो ये था, ये अभी 11वीं में है। तो गॉसेस लॉ यानी कि गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन किसी भी एरिया में से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितना रहता है इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू यानी कि फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू यानी कि फ्लक्स यानी एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ रहा है आपको कि गॉसेस ने क्या बोला था, किसी भी एरिया में से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितनी बाहर निकलती है, तो वो निकलती है इक्वल टू द चार्ज, और चार्ज इक्वल टू क्या रहता है वहां का फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इक्वल टू क्या रहता है वहां का फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज काफी अच्छी तरह से नोट डाउन करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है गॉसेस लॉ। व्हाट इज दिस? गॉसेस थ्योरम, जो आपके 11वीं के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। आप अगर पढ़ने को जाओगे वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा बेस में मेरे को आपको पहले पढ़ाना पड़ा, फिर आपको शायद ये समझ में आया हुआ होगा। ठीक है ना, आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी डीप लेवल पे आपको पढ़ाया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसमें कि जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई, तो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है। तो गॉसेस थ्योरम तक हम यहाँ पे पहुँच गए। ये एक चीज़ आपको लगने वाली है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे और यहाँ का जो है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या रहता है A इंटू 4πr²। तो हम क्या बोलेंगे आगे चल के, पता है, ये होगा टोटल एरिया, लेकिन फॉर एरिया ds, फॉर एरिया मेरे को सिर्फ ds यानी कि छोटा सा एरिया समझो, इसका एरिया है ds। हाँ, टोटल एरिया को हम चलो A बोलेंगे, लेकिन इसको हम ds बोलेंगे। तो फॉर एरिया ds तो मेरा फ्लक्स मैं सिर्फ इसको d फाई बार कंसिडर करूंगा, इज इक्वल टू इंटेंसिटी को E बार कंसिडर करूंगा, ठीक है, और ds जो है उसको ds बार कंसिडर करूंगा, ds जो है उसको ds बार। देखो इसमें से ही लिया मैंने, फ्लक्स की जगह पे d फाई लिया, इंटेंसिटी की जगह पे E बार लिया, मतलब वेक्टर में लिया, और 4πr² यानी कि एरिया की जगह पे मेरा एरिया कितना है यहाँ पे ds बार, तो ये ले लिया। इसका देखो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हमने पढ़ा था 11वीं में, उसका नाम था स्केलर्स एंड वेक्टर। क्या नाम था उसका? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर वेक्टर में दो प्रोडक्ट रहते हैं। कौन से दो प्रोडक्ट रहते हैं स्केलर वेक्टर्स में, बताओ? एक रहता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा रहता है वहां पे स्केलर प्रोडक्ट। अब उसकी यहाँ पे जरूरत है, कैसे है देखो। डॉट प्रोडक्ट क्या था दोस्तों, a बार डॉट b बार अगर मैं करता हूँ तो डॉट की जगह पे यहाँ पे लेना पड़ता है कॉस, यानी कि ए बी कॉस ऑफ थीटा हम लेते हैं, और a बार क्रॉस b बार अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे लेना पड़ता है ए बी साइन ऑफ थीटा। क्या लेना पड़ता है? ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्शन रहती नहीं, और ये जो है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्शन रहती है। मतलब ये जो है दिस इज द वेक्टर, दिस इज द स्केलर, इसको सिर्फ नंबर रहेगा, इसको डायरेक्शन और नंबर दोनों रहेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। अभी ये बताने की जरूरत क्या थी, क्यों बताया मैंने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे लग रहा है इसलिए बताया। क्या a बार डॉट b बार, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? a बार डॉट ds बार। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना, a बार डॉट b बार, तो यहाँ पे क्या है? a बार डॉट ds बार। a बार डॉट b बार का अगर रहेगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसका क्या रहेगा यहाँ पे? e इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका क्या रहेगा यहाँ पे? e, इसको सिर्फ डी फाई लेना पड़ता है, फिर e इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको क्या लेंगे हम? e इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैं आपको चलो और डीप में जाके बताता हूँ ये कैसे आ गया। अगर आपका कोई चार्ज है Q, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, यानी कि इंटेंसिटी निकलती है E, इंटेंसिटी निकलती है E। देखो हमेशा आप जो एरिया कंसिडर करते हो वो परपेंडिकुलर कंसिडर करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि ए एरिया थोड़ा सा यहाँ पे स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ा हो सकता है। अगर ऐसा एरिया आपके पास है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस एरिया का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल तो यहाँ पे जा रहा है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये नहीं चलेगा हमें। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ता है, ये जो ds बार है, ये जो एरिया का वेक्टर है ds बार, उसको अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो इसको रिजॉल्व करके, इसका रेजोल्यूशन लेके, इसका x एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो आता है ds कॉस ऑफ थीटा। x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आता है, यानी कि इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे।
टोटल एरिया का जो नॉर्मल है वो इधर जा रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस यानी कि ए बार पे जो भी कंपोनेंट है वो कितना आएगा यहाँ पे ds cos थीटा, कितना आएगा यहाँ पे ds cos थीटा। और देखो हमारी तो डेफिनेशन है ही, तो ये इस एरिया में से अगर मेरे को फ्लक्स चाहिए तो वो कितना आता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ई इंटू, लेकिन एरिया कितना है मेरा अभी ds cos थीटा, ई इंटू एरिया कितना है मेरा अभी ds cos थीटा। जो एरिया है आपको वही लेना पड़ेगा ना, पहला जो स्फीयर था, देखो इधर ही बताता हूँ मैं आपको, इसमें से या फिर टोटल स्फीयर में से जाने वाली जो हमने निकाली थी उसका टोटल एरिया कितना था 4πr², इसलिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी इंटू टोटल एरिया। लेकिन भाई हमें टोटल एरिया नहीं लेना है, हमें सिर्फ कितना एरिया लेना है ds एक्चुअली आपका ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी इस तरह से जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है इस केस में, इनके बीच में जो एंगल है एरिया का नॉर्मल और इंटेंसिटी, उसका एरिया के इस नॉर्मल का जो है, इसको हम ds बार को ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उसका वेक्टर x कंपोनेंट पे आता है ds cos ऑफ थीटा। इस तरह से इसको अगर आपने रिजॉल्व कर लिया तो ये आपका एडजेसेंट कंपोनेंट आता है। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, cos यानी कि क्या, x अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है आपका ds, सो x कंपोनेंट क्या आता है यहाँ पे ds cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से d फाई इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, e इंटू ds cos ऑफ थीटा। तो देखो आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो फ्लक्स यानी कि e इंटू ds cos थीटा रहता है, ये दोनों इक्वेशन। ज़्यादा अगर आपके दिमाग में खिचड़ी हो गई होगी यहाँ तक, तो बस आपको 3 इक्वेशंस याद रखने हैं। एक तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो डायरेक्ट रट्टा ही मार लो आप, चलो ठीक है, याद जब रहेगा तब रहेगा बाद में चल के, क्योंकि आगे चल के तो ये भूल सकते हैं आप लोग, इसको डायरेक्ट रट्टा मार लो, ये आंखों के सामने रखो। और फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इसको याद रखो, और इसको ही डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम e इंटू ds cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, अभी पूरा का पूरा इरेज करता हूं, फिर से आपको बोर हुआ होगा तो भी मैं आपको यही चीजें एक बार और बताता हूं शॉर्टकट में।